वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 18। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या है हमको बताना है। तो जो हमारा एनर्जी होती है उसको बोलते हैं, हम वर्क करने की एबिलिटी को एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारा वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, और जो हमारा वर्क होता है उसको हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। और जो हमारा मास होता है उसका क्या होता है, डायमेंशन किलोग्राम। ठीक है, यूनिट किलोग्राम होती है, उसको हम लिखते हैं एम, मास। ठीक है, उसके बाद में जो एक्सीलरेशन होता है हमारा, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको हम डायमेंशन में क्या लिखते हैं, मीटर, तो मीटर के लिए लिखते हैं एल, टाइम के लिए टी, और टी नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो गया मास एक्सीलरेशन की हमको यूनिट पता चल गई है, और उसके साथ में हमने डायमेंशन लिख दी। तो हमारी यहाँ पे से फोर्स की डायमेंशन निकल के क्या आई, वाई एम एल टी -2। ठीक है, फोर्स की निकल के आ गई। तो जब फोर्स की निकल के आ गई तो हम काय की निकाल लेंगे, यहाँ से वर्क की निकाल लेंगे। तो जो हमारा वर्क होता है उसकी क्या होती है, होता है वर्क। तो वर्क हमने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की निकल के आ गई क्या, एम एल टी -2 डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं हम लेंथ, जैसे मीटर में, तो मीटर के लिए क्या जाएगा, एल। ठीक है, तो हमारी जो वर्क की निकल के आ गई वो हो गई, वर्क क्या आ गई, एम एल टू टी -2। ठीक है, जब वर्क की निकल के आ गई तब हम यहाँ एनर्जी की निकाल लेंगे। तो एनर्जी की क्या होंगी, एनर्जी की होंगी हमारी वर्क अपॉन में क्या है, टाइम। तो वर्क की यूनिट लिख देते हैं एम एल टू टी -2 अपॉन में टाइम, टाइम के लिए एक टी। ठीक है, ये टी -2 इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टू टी की पावर 3। ठीक है, तो ये एनर्जी की हमारी डायमेंशन निकल के आ गई। फिर ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन यूनिट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू। ठीक है, वन यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, तो जो हमारी वन यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, इसको यदि जूल के फॉर्म में लिखना हो हमको, तो जो हमारा जूल होता है वो क्या होता है, जूल इज इक्वल टू होता है वॉट इंटू टाइम, वो भी क्या में, सेकेंड में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो है तो 1000। ठीक है, ये हो गया वॉट इंटू आवर्स, तो एक आवर में 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकेंड होंगे, 60 इंटू 60। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3600 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 1000 इंटू 3600, इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो जो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वन यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा था कि वन यूनिट में किसके बराबर होती है, जो हमारी वन यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय। ठीक है, तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कि ये हमारा यदि कंडक्टर हुआ, ठीक है, तो ये कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए इस पे हम एक इंसुलेशन मटेरियल की लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, तो ये जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है वो क्या में होता है, वो होता है मेगा ओम में, मेगा ओम में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेगा ओम। और इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम करते हैं मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको किसने इन्वेंट किया था, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब था उसको इन्वेंट किया था हमारे थॉमस एल्वा एडिशन ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एडिसन ने हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया था। और कब एडिट किया था, 1879 में। ठीक है, जो फर्स्ट बल्ब बना था वो बना था हमारा कार्बन फिलामेंट का। ठीक है, उसको सराउंडेड किया था ग्लास से। और जो हमारा नॉर्मली फिलामेंट लैंप होता है, ये फिलामेंट लैंप था। ठीक है, फिलामेंट लैंप होता है उसमें यूज करते हैं हम टंगस्टन के फिलामेंट का।
टंगस्टन के फिलामेंट का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल बी टेकन बाय 40 कूलम ऑफ चार्ज टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो जो हमारा करंट होता है उसको, फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, चार्ज फ्लो की रेट को हम बोलते हैं करंट। उसका फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमको टी निकालना है तो हो जाएगा क्यू अपॉन में आई। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो टाइम निकल के आएगा वो आ जाएगा 40 अपॉन में कितना एम्पियर, 8 एम्पियर, तो हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ 70 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी मेंस, व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन वॉट बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है किसी भी लैंप का या किसी भी चीज का, तो उनका जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, पी टी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, फिर वो जितने भी हो कितने पी एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है हमारे, कितने लैंप है, तो लैंप है हमारे 3, तो पावर 1 की, 2 की और 3 की, और तीनों की पावर कितनी दी है हमको 70, तो हो जाएगा 70 प्लस 70 प्लस 70, तो पीटी निकल के आ जाएगा हमारा 210 वॉट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और यहीं पे जब हम सीरीज की बात करते हैं, यदि लैंप सीरीज में लगे हुए थे तो उनकी जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन पी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी वन प्लस 1 अपॉन पी टू डैश 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 1 अपॉन पी एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच कॉम्बिनेशंस द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड एट होम। जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हमारे, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, तो वो सारे किस टाइप से कनेक्टेड होते हैं हमारे घर में, तो वो सारे हमारे घर में कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। तो पैरेलली कनेक्ट होने का एक क्या फायदा है हमारा, कि जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उनको सेपरेट सेपरेट हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी नोड्स इन अ जंक्शन आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन द सर्किट शो इन द बिलो। ठीक है, कितने नोड्स और कितनी जंक्शन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो नोड क्या होता है हमारा, नोड्स होते हैं जहाँ पे दो ब्रांचेस मिले, दो ब्रांचेस मिले या दो एलिमेंट कनेक्ट हो। ठीक है, और जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है जहाँ दो से ज्यादा ब्रांच मिले। ठीक है, तो हमें देख रहे हैं कि इसमें जो ए है इस पे दो ब्रांच आके मिल रही है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक नोड। ठीक है, इस पे भी दो, तीन मिल रही है लेकिन दो तो मिल ही रही है, तो ये भी क्या हो गया, एक नोड भी होगा और साथ में जंक्शन भी होगा। ठीक है, तो एक नोड ये हो गया, एक नोड सी भी हो गया क्योंकि इस पे दो एलिमेंट की ब्रांच आके मिल रही है। एक हो गया डी, ठीक है, इस पे भी दो की मिल रही है, एक 6 की और एक 1 की। एक हो गया ई। ठीक है, जो एफ है हमारा वो हमारा नोड नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे, और ई, जो एफ और ई है दोनों एक ही नोड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सॉर्टेड है। तो कितने नोड हो गए हमारे, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, तो हमारे नोड हो गए यहाँ पे 5। और जब जंक्शन की बात करेंगे हम, तो जंक्शन कितने होंगे हमारे यहाँ, तो जंक्शन होंगे कि जहाँ पे दो से ज्यादा, मतलब तीन, तो एक जंक्शन ये हो गया, यहाँ पे तीन आके मिल रहे हैं, कौन से, ये एक, दो और तीन। ठीक है, एक जंक्शन ये हो गया, यहाँ पे भी तीन मिल रहा है, एक, दो और तीन। ठीक है, तो जो हमारे जंक्शन हो गए वो कितने हो गए, दो, एक ये और एक ये, दो जंक्शन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 नोड एंड 2 जंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, ये बी और डी है यहाँ पे, इसके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना, वी बी डी क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 12 एम्पियर की करंट आ रही और ऊपर कितनी करंट फ्लो हो रही, तो 4 और 5 कितना, 9 ओम का रेजिस्टेंस टोटल है। या देखो जितना इन होगा उतना आउट होगा, तो यहाँ भी कितनी होगी 12 एम्पियर। यहाँ कितने ओम का रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, तो 5 और 4 9 का है। नीचे वाली ब्रांच में कितना है, 5 और 4 9 का है। जब दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट कितनी हाफ हाफ फ्लो होंगी, यहाँ से 6 एम्पियर फ्लो होंगी और यहाँ से 6 एम्पियर फ्लो होंगी। ठीक है, तो हमको देखो ये जो नोड बन रहा है हमारा कौन सा, ए, जो लूप बन रहा है ए, बी, डी और ए, ये क्लोज्ड लूप बन गया, क्लोज्ड लूप। यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू पता है तो हम इसमें केवीएल लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 5 ओम के रेजिस्टेंस चलेंगे इधर से इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा
5 इंटू 6, यहाँ की करंट क्या है 6। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में वी बी डी, प्लस में इधर से इधर आएंगे, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में आ रहे तो ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस 4 इंटू 6 करेंट इज इक्वल टू 0। तो ये केवीएल लगा दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस वीबीडी प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वीबीडी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वीबीडी आएगा हमारा -6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज निकल कितना है -6 वोल्ट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट। द टर्मिनल voltage dropped 20 volt when the load 15 ohm connected across the open circuit terminal. What is the internal resistance in ohm of the source? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स ले लिया हमने, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर रहा तो कितना बोल रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज 30 वोल्ट है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट में यहाँ का वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट। तो जब यहाँ का 30 है तो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज भी कितना होगा 30 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर है, इसके लिए हमें पता करना है। तो नेक्स्ट लाइन इसकी क्या बोलती है कि टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट व्हेन द लोड ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। ठीक है, जब इसके साथ में हम 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं, कैसे, ये तो हमको पता चल गया 30 वोल्ट का है, प्लस माइनस ले लिया 30 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लोड के साथ लगा दे रहे हैं, कितने ओम का 15 ओम का, 15 ओम का लगा दिया है। तो उसके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, ये 15 ओम का यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया 20 ओम। यहाँ से हम वोल्टेज पता चल गया और साथ में क्या पता चल गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो हमारी आई होंगी वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। आई निकल के क्या आएंगी 20 अपॉन में 15, 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1, इसको सॉल्व नहीं करते अपन ऐसे ही रखते 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है कितनी है 4 अपॉन में 3। यहाँ पे 20 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, टोटल कितना 30, यहाँ कितना बचा 10 वोल्ट बचा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे भी करंट हमको पता चल गई। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकल के कितना आएगा वोल्टेज अपॉन में करंट रेजिस्टेंस 4/3। तो हो जाएगा, और 3 ऊपर जाएगा तो 30 अपॉन में 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28 2 7.5 ओम। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया 7.5 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द करंट आई इन एम्पियर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, 220 वोल्ट का जो सोर्स है इससे कितनी करंट जा रही है, जो आई है इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट है वो होगा टोटल वोल्टेज अपॉन में आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि जो ये सेंट्रल वाली ब्रांच है तो ये हमारा एक ब्रिज बन रहा है, तो ये ब्रिज बन रहा है, तो ये ब्रांच इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इज इक्वल टू दूसरी दो ब्रांच, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये बन गया एक बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ब्रिज के केस में क्या होगा कि जो सेंटर में जो हमारी ब्रांच है 5 ओम की, इसमें से करंट का फ्लो होगा 0 का, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये जो 5 ओम के रेजिस्टेंस है ये दो ये हो जाएंगे सीरीज में और ये दो हो जाएंगे सीरीज में, तो ये दोनों कितना निकल के आएंगे 10 के आएंगे। तो जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये जो है हमारा नया सर्किट निकल के आया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 10 के दो पैरेलल में हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा 10 × 10 अपॉन में 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, 2 टाइम 2 से 5 टाइम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकल के आया हमारा 5। तो इससे हम करंट निकाल लेंगे हमारी, तो हमारी करंट होंगी आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी हमारा 220 अपॉन में 5। ठीक है, 4 टाइम तो 44 एम्पियर निकल के आई हमारी सोर्स से जाने वाली करंट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया 44 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स वाई
ऑफ द नेटवर्क शो इन बिलो। ठीक है, ये जो एक्स और वाई है इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रिज टाइप सर्किट बन रहा है, तो ये भी बैलेंस ब्रिज है कि नहीं हम देख लेते हैं। जो क्रॉस में दो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू जो सेकेंड में इधर ये भी कितना हो जाएगा 150। तो ये कैसा बन गया, इक्वल आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया बैलेंस ब्रिज। ठीक है, एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं कि ये दो है और ये है, इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब 5/10 इज इक्वल टू 15/30। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये कैसा हो गया बैलेंस ब्रिज हो गया, बैलेंस ब्रिज। जब भी बैलेंस ब्रिज बनेगा तो क्या होगा कि जो सेंटर में ब्रांच होती है उसमें करंट क्या हो जाता है जीरो, जीरो करंट फ्लो होता है, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो जो हमारा नया सर्किट बन के आएगा वो कैसा आएगा, तो ये हमारा नया सर्किट बन गया है जिसमें कि क्या होगा कि सेंटर में जो ब्रांच थी उसमें जीरो करंट था इसलिए उसको हटा दिया, जीरो करंट मतलब ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये 5 और 15 के कैसे हो गए हमारे सीरीज में हो गए, तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का निकल के आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितना आएगा 20। ठीक है, ऐसे ये दोनों सीरीज में यहाँ का इक्विवेलेंट क्या आएगा 40। और जो 20 और 40 होंगे दोनों कैसे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा 20 × 40 अपॉन में 20 + 40 60। ठीक है, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा इससे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40/3 ओम। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 40/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थ्री रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक स्टार है हमारा, ये स्टार कनेक्टेड है, इसमें सबकी वैल्यू कितनी है 5 5 ओम है, 5 5 5। इसको हम मान लेते हैं आर ए आर बी और ये आर सी। ठीक है, सबकी वैल्यू 5 है, इसको जब हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। ये डेल्टा में कन्वर्ट करें, तो डेल्टा में कन्वर्ट करें तो इसको मान लेते हैं कि यह आर ए बी, यह आर ए सी और यह आर बी सी। ठीक है, तो जब हम इसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला याद नहीं रखना हमको, हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस है तो इसको हम क्या मान रहे हैं आर ए बी, तो जब आर ए बी निकालना है तो उसके जस्ट सामने वाला रेजिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, आर ए बी तो इसको लिखेंगे 1/5। ये निकालना है तो इसके सामने वाला इधर 1/5 और इसके बाद जितने भी बचते हैं कौन से आर ए आर बी, ठीक है, प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके निकालना, तो लिखते हैं 1/5 इंटू, जब सब 5 5 है तो ये हो जाएंगे 25 + 25 + 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 75, तो हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, क्या निकल के आर ए भी हमारा कितना आ गया 15 ओम आ गया। तो ये तो एक बार निकाल लिया कि सबका आर ए भी क्या होता है 75 आ रहा है। जब हमको यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर बी सी, तो आर बी सी निकाला तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस ये वाला, उसको लिखेंगे आर बी सी इज इक्वल टू 1/ क्या है 5 इंटू, ये तो 75 निकल के आ रहा था तो ये भी कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही तीसरा भी निकल के आ जाएगा हमारा 15। तो सबकी वैल्यू कितनी आ गई 15 15। जब किसी स्टार को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया उसका 3 टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन स्टार, ठीक है, आर जो स्टार में होगा जब उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे हम कहाँ में आर डेल्टा में, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर डेल्टा जो होता है हमारा 3 टाइम होता है आर स्टार का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 15 15, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 15 ओम ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक्स वाई के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। ठीक है, जब एक्स वाई के बीच में बताना तो हम इधर से सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जो 4 ओम का है, ये 4 और 2 का कैसे है, ये दोनों है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा यहाँ पे कितना 4 और 2 का कितना जाएगा 6। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि जो 6 और 3 है कैसा है पैरेलल में, तो जब 6 और 3 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे 6, तो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा यहाँ पे 6 इंटू 3/6 + 3 हो गया 9। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 तो 2 ओम आया। ठीक है, तो ये दोनों को जब सॉल्व कर लिया हमने 3 वाले को और 6 वाले को, तो यहाँ पे कितना आ गया एक रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का आ गया। ठीक है, और अब देख रहे हैं कि ये 2
ये 2 और जो हमारा आया 2, ये दोनों कैसे है यहाँ से, ये है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट 2 + 2, वो आ गया हमारा 4। ठीक, तो ये जो 4 आया ये किसके साथ पैरेलल में आएगा, ये 4 के साथ पैरेलल में आ गया, ये 4, तो जो 4 और 4 पैरेलल आया उसका इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, 4 × 4 अपॉन में 4 + 4। जब दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट उसका हाफ आता है, मतलब 2 ओम आएगा। ठीक है, तो 2 किसके साथ आएगा, ये जो हमारा 2 है लास्ट में। ठीक है, यहाँ निकल के आ गया एक 2, तो 2 इसके साथ पैरेलल में होगा, तो ये 2 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आर एक्स वाई कितना निकल के आया हमारा, 1 ओम आया। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 ओम। 1 ओम तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, लेकिन इसको यदि डायरेक्ट निकालना है तो बिना पेन चलाए हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये 4 और 2 है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो 4 और 2 6 आ गया। 6 और 3 का क्या होगा, तो 6 और 3 का हमको पेन चलाना पड़ सकता है कि 6 × 3 अपॉन 6 + 3। जब इसको बार बार सॉल्व करेंगे तो ये भी हमको याद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/9, ये हो जाएगा 2। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 2, यहाँ पे आ गया 2, तो ये 2 और 2 क्या हो गया 4, और फिर 4 और 4 क्या होगा, जो दो पैरेलल में तो उसका हाफ होगा, वो हो जाएगा 2। फिर 2 और 2 जो पैरेलल में आएगा यहाँ पे, तो उनका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 है, इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड इन वॉट बाय करंट सोर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक, तो ये जो 4 एम्पियर का हमारा सोर्स है, ये कितनी पावर को डिलीवर करेगा, ये हमें निकालना है। तो जो पावर डिलीवर्ड होता है हमारा P, उसको लिख सकते हैं हम I²R, वो होता है I²R। ठीक है, तो I तो हमें पता है, R हमें निकालना है, तो इस सर्किट का हम क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये दो और ये दो कैसे हमारे दोनों सीरीज में है। जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4 के क्रॉस आ जाएगा एक रेजिस्टेंस हमारा, 2 + 2 4। ये 4 और 4 कैसे हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 कैसे आता है देख लेते हैं, 4 × 4 अपॉन में 4 + 4, ये आ जाएगा 8 अपॉन में 16 अपॉन में 8, तो आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 1 2 और जो हमने निकाला 2, ये तीनों कैसे सीरीज में है, तो हो जाएगा 2 + 2 + 1, ये आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट 2 + 2 + 1, तो ये आ गया 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट निकल के आया हमारा 5 ओम, तो हमारा जो पावर है वो निकल के आएंगी I², मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 5 ओम। ठीक है, तो पावर निकल के आ गई 16 × 5, सॉल्व करेंगे तो पावर निकल के आ गई हमारी 80 वाट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन ए 80 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमको बताना है। तो जो फर्स्ट क्या है, किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद पैसिव एलिमेंट। ये बोल रहा है कि पैसिव एलिमेंट पे जो हमारा किरचॉफ लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये गलत है। पैसिव एलिमेंट पे हमारा किरचॉफ लॉ लगता है। किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद लम्प्ड पैरामीटर, बिल्कुल लम्प्ड पैरामीटर पे भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विद नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पे भी हमारा केवीएल अप्लाई होता है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पे हमारा सर्किट का जो होता है वो नहीं यूज होता है। तो ये हमारा पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ये हमारा सही होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर एलिमेंट होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर होंगे, तो वहाँ पे हमारा केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता या किरचॉफ के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की बात करें, तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी लंबी होती है, तो उसमें हम जो पैरामीटर होते हैं कैसे, आर एल और सी, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। कैसे, मतलब 1 ऐसा लिख देते हैं कि 1 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया हमने। ठीक है, या फिर 10 हेनरी पर किलोमीटर, या फिर 10 फेरेड पर किलोमीटर, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे हमारा किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है हमको बताना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में यदि फिजिकल क्वांटिटी इसकी कांस्टेंट हो, तो इस पे अप्लाइड वोल्टेज कारण उसमें करंट फ्लो होती है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो करंट फ्लो होंगी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आर आता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस होता है। और जब हम रेजिस्टेंस को आगे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V
इक्वल रहता है यहाँ पर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। जब V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं, V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर बनता है, और जो ग्राफ होता है हमारा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है, V अपॉन में I। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर द फ्लो थ्रू अ 15 ओम रेजिस्टेंस when the potential difference between the terminal of the resistance is 60 वोल्ट। ठीक है, अभी हमने ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालना तो I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितने दिया हमको, 60, और रेजिस्टेंस की दिया 15, ये आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो 4 एम्पियर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द वोल्टेज इन वोल्ट क्रॉस पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ए और बी के क्रॉस में हमको क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। तभी हमने ओम का नियम पढ़ा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर आई होता है। ठीक है, या तो आर आई बोलो या तो आई आर बोलो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो हमको आई पता है, आई कितना है हमारा, 3 एम्पियर है। ठीक है, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं हम इसका। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 2 और 2 कैसे है, ये 2, ये 2 और ये 2 कैसे है, पैरेलल में। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसके साथ पैरेलल में क्या आएगा इक्विवेलेंट, 2 और 2 का 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 2 इंटू 2, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो जो 1 आया, तो 1 आ गया, तो ये 1 और फिर ये 1 बचा। ठीक है, ये दोनों कैसे पैरेलल में, जब 1 और 1 पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इसका सारे का इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल के सामने लिख देते हैं हम, कि सारे का इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ पे, 0.5। ये 0.5 है, तो ये 1 और ये 0.5, ये तीनों कैसे है, सीरीज में। तो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया 1 प्लस 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.5। यहाँ से वोल्टेज निकल के आएगा हमारा, रेजिस्टेंस कितना है 2.5, करंट कितनी है हमारी 3 एम्पियर, तो आ जाएगा 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 7.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से कितनी आई फ्लो हो रही है हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं I3। तो ये I3 कितनी फ्लो हो रही है हमको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं। यहाँ पे 3 करंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं I1, ये मान लेते हैं I2, और ये हो गई हमारी I3। ठीक है, तो जब हम KCL लगाएंगे इस नोड पे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा I1 होगा तो V को हम हाई वोल्टेज मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा V माइनस 36 अपॉन में क्या रेजिस्टेंस है 2, प्लस I2 क्या है हमारा, I2 हमारा V अपॉन में 2 रेजिस्टेंस है 4 4 के, तो ये हो जाएगा 8, प्लस I3 है हमारा V अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो हो जाएगा 4V माइनस 144। ठीक है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24, 4 आता है तो 4 3 12 तो 14। ठीक है, प्लस V इज इक्वल टू 0। तो V कितने हो गए 4 5 6, तो 6V इज इक्वल टू 144। तो जब V निकालेंगे हमारा तो वो निकल के आएगा 144 अपॉन में 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, बचा 2, 4 बार जाएगा। ठीक है, ये आ गया वोल्ट, ये निकल के आ गया यहाँ पे वोल्टेज V। तो हमारा जो I3 था वो 8 ओम में से फ्लो होने वाली करंट थी, तो जो हमारा I3 निकल के आएगा वो क्या आएगा 24 अपॉन में 8, तो ये निकल के आ जाएगा 8 3 24। ठीक है, तो 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एक तो नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं, या तो नोडल एनालिसिस से नहीं करना है तो एक और तरीका बताता हूँ इसका। ठीक है, ये सब हटा देते हैं पहले। तो इसका एक तरीका ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है टोटल रेजिस्टेंस, 4 और 4, मतलब ये ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 8, और यहाँ पे भी 8 है। तो इस सर्किट के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों 8 8 के हैं। ठीक, तो जब 8 और 8 के हैं तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा 8 8 का 4। ठीक है, 4 आ गया 4 ओम, और इसके साथ में 2 ओम का सीरीज में है, तो 4 और 2 कितना हो गया
इक्वल टू 6 ओम लिख ली इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो करंट निकल के आएंगी तो इसको लिख देंगे हम आई इज इक्वल टू वी अपॉन में मतलब 36/6, 6 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 6 एम्पियर की। यहाँ पे 8 दोनों सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस, तो यहाँ से 3 फ्लो होंगी, यहाँ से 3 फ्लो होंगी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा 3। आई कितनी होगी 8 ओम में, आई 3 मान ले उसको, तो क्या हो जाएंगी 3 एम्पियर। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।